नमस्कार। मैं जयभान शर्मा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको डू एंड डज फॉर स्टूडेंट टू बी सेफ इन साइबर वर्ल्ड वाली वीडियो आपके सामने लेके आया था। क्योंकि अब उसके नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं टू मूव टू द एडवांस पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एक छोटा सा मैसेज है, बी साइबर स्मार्ट एंड यू विल बी साइबर सेफ। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एज अवर टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी, तो पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने, व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट। सो मूविंग टूवर्ड दिस वन, before starting this answer of this question, I must tell you that each one of us having some question. What is cyber security? Cyber is basically internet. अब क्योंकि आज हम हर चीज़ें हमारी इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं, इंटरनेट आर गिविंग सो मच बेनिफिट टू अस दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। हमारी पूरी लाइफ एक इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो चुकी है। सो व्हाट आर द बेनिफिट इंटरनेट इज गिविंग अस? लेट वी हैव डिस्कस द शॉर्ट पॉइंट्स. The first benefit is communicating with friends. With the help of internet, we can communicate with our friends. We can search whatever the information which we want. Point number third, for doing banking transactions. Nowadays, we by sitting at home, we can do any transaction from any account. Fourth point, availing online services. Online services is what? Online reservation, online booking, all these things or which are online shopping, online study. So these all related with online services. Nowadays, I don't think so. 80 to 90% of services are available online to each and every customer. The next point is finding jobs. We have no need to knock the door of any company, to knock the door of any organization. We can just can have be recruited from any company with the help of internet. Finding the life partners, we can see that a lot of websites are working for having the proper match of the life partners. Next, or even running the entire business, there are a lot of companies whose total business is dependent on internet. So we can see that internet touches almost all aspect of our life. So a छोटी सी भूल, a minor lapse in managing our digital life can open the door of cyber criminals. एक हमारी छोटी सी भूल, छोटी सी गलती से हम सभी क्रिमिनल्स के लिए दरवाजा खुद ही खोल देंगे। वो छोटी सी भूल क्या है? उस छोटी सी भूल से साइबर क्रिमिनल्स ना केवल हमारे पैसे चुरा सकते, कैन स्टील अवर मनी, हमारा जो फेम, हमारी इज्जत है उसे खत्म कर सकते हैं, डैमेज अवर रेपुटेशंस. According to the study by a leading industry research organizations, 90% of all cyber attacks are caused by human negligence. हमारी नज़रअंदाजी के कारण, हम थोड़ी सी हमारी बेवकूफ़ी के कारण ये सारी अटैक्स हम पे पॉसिबल हो पाए हैं. यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस को पढ़ना आज के टाइम में सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसीलिए मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूँ. कोशिश करूँगा कि मैं एक एक करके आपको सारे साइबर क्राइम्स के सारे बता सकूँ ताकि आप भी उसके बारे में अवेयर हो सकूँ. यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ साइबर क्राइम. नाउ इन 21st century द क्राइम पार्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. अब वो क्राइम्स होते हैं डेट वी कैन नॉट इमेजिन. सो इसी पर रिलेटेड कुछ आजकल हाई टेक टीवी सीरियल स्टार्ट हुए, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसे ही सीरियल्स भी आजकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. So I'm discussing on the type of cyber crimes. Cyber crime is a crime involving the counter and network. ऐसा क्राइम जिसमें काउंटर नेटवर्क का सहायता से जब कोई क्राइम किया जाता है, that is cyber crime. This includes a wide range of frauds. धोखाधड़ी. कैसी धोखाधड़ी? नौकरी का झांसा दे करके, नौकरी का झांसा दे करके लूट लेना. मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, जीवन साथी की खोज
हम जब किसी वेबसाइट से करते हैं और जीवन साथी हमें वो नहीं मिलता जैसी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पे, दैट इज मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स. स्टीलिंग एंड मिसयूजिंग द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, चुराना और उसका गलत जगह उपयोग करना. हमारी कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड्स. इसके अलावा डिफेमेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में किसी को एक तरह से इज्जत की धज्जे उड़ाना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंटर वायरसेस, काउंटर वायरस का किसी न किसी माध्यम से स्प्रेड करना. साइबर क्राइम्स कैन ऑल्सो लीड टू फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज. इन सभी को ध्यान में रखते 6 कैटेगरी बनाई गई है साइबर क्राइम्स की. मैं मेजर यहाँ पे आपके सामने 4 कैटेगरी की बात करूंगा और बेसिक 2 कैटेगरी बताइए. आइडेंटिटी थीफ, भी डिटेल हम पढ़ेंगे भी. साइकोलॉजिकल ट्रिक्स रिलेटेड क्राइम्स, सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक्स, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स, अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस. मोबाइल एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन बना करके लोगों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना, लोगों को मजबूरन उस एप्लीकेशन को इतना अट्रैक्ट करना कि वो सारी परमिशन दे देते हैं, उन सभी सबको परमिशन दे देते हैं. और परमिशन देने के बाद जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जूम करके मोबाइल ऐप ने सभी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन स्टडी करने का. लेकिन किसको पता था कि जूम मोबाइल ऐप लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, प्राइवेसी को बिल्कुल ही खत्म कर देगी और उसको कहीं भी आसानी से शेयर कर देगी. Still the company, Zoom company is working on the security privacy matter, but still during this period, who will be responsible for the information which you are sharing on that app? So ये सब सोचना बहुत जरूरी है. वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. पहले क्राइम के बारे में बात करते हैं. देखना मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को इस टाइप के क्राइम्स की बहुत गहराई तक समझाने की. तो पहले क्राइम की बात करते हैं हम, आइडेंटिटी थीफ. आइडेंटिटी थीफ क्या होता है? एक गलत तरीके से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी परमिशन के, बिना अनुमति के चुराना और ऐसे बिहेव करना कि दैट इज वो पर्टिकुलरली आइडेंटिटी उसकी है. वो आइडेंटिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या चुरा सकता है? आपका नेम हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए. इनको यूज़ करके वो एक खुद वो आदमी बन के उसका मिसयूज़ कर सकता है. सो आइडेंटिटी थेफ्ट इज एन एक्ट ऑफ wrongfully obtaining someone's personal information without their permissions. जो फ्रॉडर होते हैं वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और हमारी आइडेंटिटी प्रूफ को जो चुराते हैं, क्यों चुराते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं. इनके चुराने का बहुत बड़ा एम होता है. पहला एम है कि हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल को एक्सेस करना, उसमें हमारी बिना परमिशन के एंटर होना और उसमें से हमारे अमाउंट को चुराना. एक ऐसे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए या ओपन इंश्योरेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करना जो कि आपने अप्लाई नहीं किया, और कोशिश ये करना कि एक टैक्स रिफंड का आपके नाम से फाइल कर देना और जो कि उसका रिफंड पाना जो कि आपने नहीं करा उसके लिए अगेंस्ट. ड्राइवर लाइसेंस ऑब्टेन करना, पासवर्ड ऑब्टेन करना, इमिग्रेशन पेपर निकलवाना जो कि आपने उसके लिए अप्लाई नहीं करा. एक नया यूटिलिटी अकाउंट क्रिएट कर लेना जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं करा. मेडिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के जो आपने अपनी मेहनत की कमाई को इतने सालों से हेल्थ इंश्योरेंस में डाला है, उस हेल्थ इंश्योरेंस के अमाउंट को कोई और पर्सन अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में ना ले ले, इससे बचना आइडेंटिटी थीफ का बहुत बड़ा पार्ट है. एज्यूम योर आइडेंटिटी ऑन सोशल मीडिया, आपकी पहचान को लेकर के सोशल मीडिया में कुछ इलीगल काम करना. हो सकता है कि आपके नाम को, आपकी आईडी को यूज करके वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद पुलिस को आपको उस आइडेंटिटी को दे, जिससे हो सकता है कि आपको अरेस्ट होना पड़ जाए. हाँ जी, तो आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि हम यूजुअली सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं. ये एग्जांपल आइडेंटिटी थीफ का है और इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. इस स्टोरी का शीर्षक है
क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कीमिंग। अब आप बोलोगे क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कीमिंग क्या है? ये बहुत बड़ा क्राइम होता है और इस क्राइम को प्रमोट करने वाले हम खुद होते हैं। छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि सचिन एक था और उसके कुछ दोस्त डिनर पे एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। वहाँ पे वेटर खाना वाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में वेटर आता है, वो बिल देता है सचिन को, क्योंकि सचिन ने अपनी तरफ से पार्टी दी थी। तो सचिन ने वेटर से पूछा, डू यू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट? वेटर बोला यस सर। तो सचिन ने अपना हैंड ओवर कर दिया अपना डेबिट कार्ड वेटर को पेमेंट के लिए। अब देखिए वेटर एक स्कीमर है, यहाँ स्कीमर कौन है? वेटर है। वेटर उस कार्ड को लेके जाता है बिलिंग काउंटर के पास और चुपचाप स्वाइप करता है कार्ड को, किसमें? स्कीमिंग मशीन में। और स्कीमिंग मशीन में स्वाइप करते ही उसके डेबिट कार्ड की सारी डिटेल वो चुरा लेता है। स्कीमिंग मशीन सेम उसी मशीन से दिखाई देती है जो नॉर्मली हमारे बिलिंग काउंटर में होती है, जो कि शॉप एंड रेस्टोरेंट में यूज होता है। तो आम आदमी के लिए ये जज करना कि वो मशीन बिलिंग मशीन है या स्कीमिंग मशीन है बहुत मुश्किल है। देखिए अब दूसरी गलती देखिए, वेटर जाता है वापिस से कार्ड पेमेंट मशीन लेके जाता है सचिन के पास और सचिन बोलता है सर अपना पिन नंबर एंटर कीजिए। सचिन उस समय अपने दोस्तों के साथ था, टशन में था। सचिन ने सोचा बिना दिमाग खर्च किए, बिना ये सोचे कि पिन कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसने चुपचाप सबके सामने बिना हाइड किए पिन नंबर डाल दिए। क्योंकि वेटर एक स्कीमर था तो उसकी नज़रें पूरी तरह से किस पे थी? पिन पे थी। वेटर ने उस पिन नंबर को अच्छे से नोट कर लिया। उसके बाद क्या होता है आगे बताता हूँ आपको मैं। उसके बाद क्या होता है, वेटर ने क्योंकि अपनी स्कीमर मशीन सारी डिटेल ले ली थी, उससे उसके पास सचिन के अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर जो हमारे डेबिट कार्ड के पीछे होता है, और पिन तो उसने ले लिया था। कुछ दिन बाद सचिन के पास एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में से 2080 मशीन के थ्रू किसी अकाउंट उसके अकाउंट में से 25,000 विड्रॉल कर लिए किसी ने। सचिन का दिमाग खराब। सचिन भागे भागे पुलिस स्टेशन में जाता है और सारी बात इंस्पेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से डेबिट कार्ड स्कीमिंग का शिकार हो गया है। वो बताता है कि स्कीमिंग मशीन के थ्रू उसके कार्ड का, डेबिट कार्ड का क्लोन बना लिया गया है, मतलब सेम टू सेम डेबिट कार्ड बना करके एटीएम मशीन के पैसे विड्रॉल कर लिए हैं। क्योंकि वो एक साइबर सेल में अपनी कंप्लेन दर्ज करके आ जाता है। सचिन खुद स्वीकार करता है आखिर में जाकर के कि ये सारी गलती मेरी नेग्लिजेंस के कारण हुई है। अगर मैंने पिन नंबर और डेबिट कार्ड को प्रॉपरली हैंडल किया होता और अपने सुपरविजन के अंदर सारा बिल पेमेंट किया होता तो ये दिक्कत नहीं आई होती। तो मैं आप इस स्टोरी के थ्रू आप सभी को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वैप करें शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप में, अपनी हाजिरी में करें, अपने सामने करवाएं। कभी भी उसको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देकर के वेटर को या किसी पर्सन को ना जाने दें। हो सकता है कि वो आपके कार्ड का क्लोन जनरेट कर ले। जहां भी वो स्वाइप करता है उस चीज को ध्यान से नोट करें और कोशिश करें कि पिन नंबर डालते वक्त उसको सभी से छुपा के रखें। चाहे कितना भी खास दोस्त हो, कितना भी अच्छा भाई हो, ट्राई टू सेव, प्रोटेक्ट योर पिन फ्रॉम अदर वन। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा आइडेंटिटी थीफ के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस करा कि क्या होता है, किस टाइप का क्राइम होता है ये। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके किस तरीके से साइबर क्राइम्स को बढ़ाया गया है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जो साइकोलॉजिकल ट्रिक होते हैं इसका यूज करते हैं अटैकर हमारे गेम के साथ, हमारे दिमाग के साथ गेम खेलने के लिए। वो हमें इस तरीके से कुछ ऐसे लाभप्रद या कह सकते हैं
कि हमें हमारे लालच को बाहर निकाल के, हमारे उसका लालच का मिसयूज करके, और हमें ऐसा लोभ दे देते हैं कि हम उनके जाल में फंस जाते हैं। और एक बार फंसने के बाद अटैकर हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देता है। ना केवल हमारे पैसे चुरा लेता है, हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी चुरा ले लेता है, और उसके बाद हमें पूरी तरीके से हार्म करता है। मैं आपके सामने डेफिनेशन पढ़ूंगा। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आर वेयर अटैकर प्ले विद द माइंड ऑफ द यूजर टू ट्रैप देम विद ल्यूक्रेटिव ऑफर्स। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं लाभप्रद, कोई ऐसे लोभ देना। एक बार ट्रैप हो जाए, वंस ट्रैप्ड, the attacker can exploit the victim by either stealing money or stealing sensitive personal information like name, Aadhaar details, bank account details, etc., or harm the victim in any other way. The entire basis of this kind of attack, is to make the victim fall into their trap by sending fake email, call and SMS. क्योंकि इस टाइप के ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके होते हैं। या तो वो आपके पास फेक ईमेल करेगा, या आपके पास फेक कॉल आएगा, या आपके पास फेक एसएमएस आएंगे। इन तीन कैटेगरी को साइकोलॉजिकल ट्रिक के हिसाब से तीन डेफिनेशन दी गई है। या तो फिशर्स होते हैं, या विशर्स होते हैं, या स्मिशर्स होते हैं। फिशिंग क्या है, इसकी एक परिभाषा देता हूं आपको मैं। फिशिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम। इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग fraudulent emails that appear to be from legitimate source। legitimate source होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि रियल में ये ईमेल आपको उस संस्था के द्वारा दिए गए हैं जिन संस्था के आप पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक, और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए कंपनी, रिक्रूटर, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कंपनी। दिस इज डन इन एन अटेम्प्ट टू गेन सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम द विक्टिम। आपके पास एक फेक ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपसे बैंक का लोगो, बैंक का टाइटल, सब कुछ बैंक की लैंग्वेज, एंड दे विल ट्राई टू गेन वांट टू हैव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और क्योंकि हम आजकल इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी भागदौड़ वाली लाइफ में है, बिना वेरीफाई के, बिना ये देखे कि हु इज दिस वांट टू एक्सेस और इन्फॉर्मेशन, हम जल्दी से उस मेल का रिप्लाई करते हैं। और क्योंकि उस मेल में हमें कुछ ऐसा ऑफर दिया गया है, कुछ लोन में बेनिफिट दे दी गई है हमें, कुछ हमें क्रेडिट कार्ड में हमारी लिमिट बढ़ा दी गई है, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट रेट में, हम इतनी जल्दी लालच में आ जाते हैं कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर देते हैं, तो हम फिशिंग हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है विशिंग। ये फिशिंग के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ईमेल ना यूज कर करके किसका यूज किया जाता है, कॉल का। टेलीफोन्स के थ्रू आपको कॉल किया जाता है, बैंक में से फोन आया, हेलो सर, आई वांट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन, आपका कार्ड बंद हो जाएगा, वी आर गिविंग द न्यू क्रेडिट कार्ड, हम आपको देना चाहते हैं। ऐसे आपके फेक कॉल्स आएंगे फ्रॉम बैंक, एंड दे विल ट्राई टू एसेस योर डेबिट कार्ड नंबर, your CVV number, your OTP which will be come in your phone. They will ask you to have your OTP. वो बोलेंगे सर आपके फ़ोन में एक OTP आएगी, प्लीज़ शेयर विथ अस फॉर द रिन्यूअल ऑफ अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टू हैव ए लोन इन कम इंटरेस्ट रेट, और हम आसानी से उनके चक्कर में आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है स्मिशिंग। यहाँ पे जो तीसरा हथियार ये लोग यूज करते हैं वो SMS होता है। ये SMS क्या है कि रिसिपेंट को एक लिंक दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि ये एक वेबसाइट या वेब लिंक को क्लिक कीजिए, और इसके बाद आपको ये डिस्काउंट, ये फैसिलिटी दी गई है, और इसको क्लिक करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरते ही आपकी सारी डिटेल इधर उधर। तो कोशिश कीजिए ऐसे सभी फेक ईमेल्स या फेक कॉल्स या फेक SMS से अपने आप को बचाओ। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करके किस तरीके से इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके शराफत का यूज़ किया जाता है, वो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल, ये जो मेरी स्टोरी एक लॉटरी पर रिलेटेड है, क्योंकि आज के टाइम में सभी घर बैठे चाहते हैं, सपने देखते हैं कि कोई ऐसी लॉटरी लग जाए कि मैं घर बैठे लाखों में, करोड़ों में कमा जाऊँ। तो उसी पर एक छोटी सी स्टोरी में समझाना चाहता हूँ। हेमंत और रवि पर एक स्टोरी है। हेमंत और रवि में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। हेमंत, आई हैव बीन परचेजिंग। हेमंत कहता है कि मैं लॉटरी टिकट लगातार 2 सालों से खरीद रहा हूँ। मैं आपको इसका ट्रांसलेट कर बता रहा हूँ, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, स्टोरी में दिया गया है। हेमंत बोलता है कि मैं लॉटरी टिकट पिछले 2 सालों से खरीद रहा हूँ,
लेकिन अभी तक मैं जीता नहीं। उम्मीद है कि इस साल मैं जीत जाऊं। ये किसे कह रहे हैं? रवि को। रवि क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो प्रैक्टिकल मेहनत पे विश्वास रखता है, अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास करता है। रवि ने छूटते ही हेमंत को कहा, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो लॉटरी टिकट पे, ये सब छोड़ दो और जितना हो सके अपने काम पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। क्योंकि हेमंत की आंखों के आगे पट्टी लगी हुई थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके केवल दिन रात सपनों में चलता है लॉटरी लग जाए मेरी। एक दिन हेमंत बैठा हुआ था, उसके पास एक मेल आया और उस मेल में लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन अ लॉटरी वर्थ 25 lakhs। हेमंत ने 25 lakhs की लॉटरी का जैसे मेल देखा, वो फूले नहीं समाया और एक्साइटमेंट में वो रियली समझ गया कि इतने सालों बाद आखिर वो पल आ गया है जिसमें उसको लॉटरी के टिकट उसका सक्सेस हो गया। क्या था? जैसे निर्देश उसमें मेल में दिए गए, हेमंत ने उन सभी को फॉलो करते गए इंस्ट्रक्शंस को गिवन इन द मेल प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। जो भी पर्सनल डिटेल्स, जो भी बैंकिंग डिटेल्स, कुछ भी मांगा, भरता चला गया। इतने चालाक थे लॉटरी टिकट वालों, उन्होंने कहा क्योंकि 25 लाख का अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए हमें कंफर्मेशन अमाउंट चाहिए, तो आपको हमें 30,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हेमंत ने बिना सोचे समझे 30,000 रुपये एक अननोन बैंक अकाउंट में बिना किसी वेरिफिकेशन के उस लिंक पर क्लिक करा और अपने मेहनत की कमाई के 30,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। हाँ जी, आगे क्या था? हेमंत क्या होता है, रवि के पास जाता है और रवि को खुशखबरी सुनाता है कि फाइनली मेरे 2 साल की मेहनत पूरी हुई और मैं लॉटरी का टिकट जीत चुका हूँ। मुझे 25 लाख की लॉटरी लगी है और अगर विश्वास ना हो तो ये देखो मेल, ये मेरे पास लॉटरी का मेल आया है। क्योंकि रवि एक समझदार आदमी था, उसने रवि ने बोला कि लेट मी चेक। चेक करते उसने बोला ये तो फेक मेल है, फर्जी, ये वेबसाइट ही नहीं है जहां से आपने लॉटरी टिकट परचेज किए हैं, सो किसी भी तरीके का अमाउंट ट्रांसफर मत करना उसे। रवि की बातें सुनते हेमंत शॉक, घबरा गया। हेमंत बोलता है, अरे भाई मैं तो पहले ट्रांसफर कर चुका हूं 30,000 रुपये। क्योंकि हेमंत सोचा कि मेरा दोस्त रवि मेरे को हमेशा, हो सकता है मेरे से खुश ना हो, इसलिए मैंने बिना पूछे तेरे से 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि रवि एक समझदार था, उसने कहा कि चलो ट्रांसफर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके नियर बाई साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाकर हमें इसकी कंप्लेन करनी होगी। अब हेमंत के दिल में उसे फील होता है, वो स्वीकार करता है कि उसने अपने पैसे खो दिए। उसे फील हो गया कि उसने एक फेक ईमेल पर क्लिक करें बिना वेरीफाई किए कि वो ईमेल रियली उस कंपनी से आया नहीं आया जिससे उसने लॉटरी टिकट परचेज किया था। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूं कि किसी भी अननोन सोर्स में से कोई भी रिक्वेस्ट आए आपको, पर्सनल या फाइनेंशियल, उसका जवाब मत दीजिएगा। किसी भी अननोन सोर्स पे अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले दो या 3 बार जरूर उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को चेक कीजिएगा और किसी भी ऐसे सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि जब भी आप किसी भी ईमेल आईडी या कोई भी लगता है कि आपको कि ये लीगल है या नहीं, तो उसके डोमेन को जरूर चेक करें। अगर आप किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो ये जरूर देखना कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के पीछे का एड्रेस या तो .gov.in होता है या .nic.in होता है। तो इसका ध्यान में रखिए। अगर आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम, कोई गवर्नमेंट की सेम वेबसाइट बना करके आपको उल्लू बना रहा है, तो कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले आप इस चीज़ से सावधानी बरतें। ये सावधानी आपके अपने लिए है। जी, साइकोलॉजिकल ट्रिक अटैकर्स की बाद हमारा थर्ड टाइप का जो क्राइम होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्राइम है ये बेसिकली सोशल मीडिया पर रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उन पर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। क्योंकि हम आज के टाइम में
सोशल मीडिया से इतना जुड़ चुके हैं आजकल की जनरेशन, चाहे वो कोई भी एज कैटेगरी का हो, चाहे ओल्ड एज कैटेगरी, मिडिल एज कैटेगरी, यंग कैटेगरी या बच्चों की कैटेगरी, सभी एक की लाइफ में सोशल मीडिया एक इंटीग्रल पार्ट का रोल करता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे हम आसानी से बात कर सकते हैं, आसानी से चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आसानी से एक दूसरे आदमी को के किसी भी इवेंट को हम लाइव देख सकते हैं। और ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, अपनी सोशल या फैमिली एक्टिविटीज़ को या फ्रेंड एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं। कई बार तो हमने देखा होगा कि हम अपनी लोकेशन, कहाँ बैठे हैं, हमारे व्यू और थॉट्स भी हम सोशल मीडिया में ही शेयर करते हैं। इन्हीं पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर टाइप के क्रिमिनल्स बैठे होते हैं, तो सोशल मीडिया फ्रॉडर्स भी बैठे हैं मार्केट में। अब ये फ्रॉडर्स दो टाइप के फ्रॉडर्स नहीं है, ये हम आपको और आगे दो कैटेगरी पढ़ाएंगे। अभी दो मेन फ्रॉडर्स होते हैं। सिंपैथी फ्रॉड, सांत्वना देने वाले। ये जो अटैकर्स होते हैं ये फ्रेंड बनते हैं विद द विक्टिम ऑन सोशल मीडिया, और दे अटैकर गेन द ट्रस्ट बाय फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड द अटैकर लेटर एक्सट्रैक्ट द मनी और हार्म द विक्टिम। किसी की कमजोरी पकड़ के उसके मतलब उसकी सिंपैथी का बना करके, उसको सांत्वना दे करके, या उसकी कमजोरी को पकड़ करके उसे दोस्ती करना और उसकी बात का फ़ायदा उठा करके उस चीज़ को आगे बढ़ा करके किसी ने हार्म पहुँचाना, ये सिंपैथी फ्रॉड्स होते हैं। कई बार देखा होगा बच्चों को ऑनलाइन कहते मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी मम्मी डैडी मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बातें कहना किसी अननोन पर्सन से, डेफिनेटली वो आपको इसका सिंपैथी दे करके आपसे अपनी क्लोजनेस बढ़ाएगा। दूसरा होता है रोमांस फ्रॉड। द अटैकर बिकम द फ्रेंड विद द विक्टिम ऑन सोशल मीडिया, और कोशिश करता है कि वो थोड़े टाइम पीरियड में उसका सारा अफेक्शन पाने की कोशिश करता है। उसको इतना टाइम देता है कि उसे ऐसा लगता है कि विक्टिम को कि इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई आदमी नहीं है। अपने माँ बाप को भी भूल जाता है एक पल के लिए, जिन्होंने इसे 15, 18, 20 साल तक पाला पोषा बड़ा किया। जो उसको के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है उसको भी भूल करके वो उस विक्टिम, उस आदमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में उसका फ्रेंड बना है। और ये सोशल मीडिया का फ्रेंड ये अटैकर बन के कभी ना कभी उसको एक्सप्लॉइट कर देता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। अब मैं आपसे सोशल मीडिया फ्रॉड के उन दो क्राइम्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू द साइबर क्राइम एक्ट 2000 के हिसाब से बहुत बड़े क्राइम की कैटेगरी में लिया जाता है। पहला कैटेगरी है साइबर, जो बात कर रहा हूँ वो है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। पीछा केवल फिजिकली नहीं होता, आजकल ऑनलाइन भी पीछा किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग इज द क्राइम इन विच द अटैकर harass a victim using electronic communication such as email, instant messages posted on website, discussion group. Cyber stalkers relies upon the fact that his or her true identity is not known in the digital world. Cyber stalker target the victim with threatening, abusive message and follow him or activity on the real world. कुल मिलाकर के साइबर स्टॉकर्स आर दोस्त जो कि किसी न किसी माध्यम से आपको पर्टिकुलरली हर समय नोटिस कर रहे होते हैं, छुप के आपको वॉच कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग। एक तरह से बुलिंग है क्या? बुलिंग का मतलब होता है धमकाना या धौंसियाना। तो एक तरह से साइबर इंटरनेट पे किसी को धमकी देना या उसे हैरासमेंट करना या उसे धौंसियाना या धमकी देना, इसी को हम देते हैं साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग इज बुलिंग दैट टेक प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइस। साइबर बुलिंग कैन ऑकर थ्रू एसएमएस, सोशल मीडियाज, forums or gaming app where people can view and participate or share the content. Cyberbullying includes sending and posting negative images, sharing and posting or sharing images, negative, harmful, false content without someone else. The intention is to cause embarrassment and humiliation
At times, it can also cross the line into unlawful criminal behavior. आजकल लोगों में जलन की भावना, आजकल लोगों में किसी को नीचे दिखाने की भावना, लोगों में चिढ़ाने की आदत इतनी बढ़ चुकी है, घमंड अहंकार इतना बढ़ चुका है कि उसके आगे उससे सही गलत की पहचान नहीं है। लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आजकल मैं जिस चीज़ को पोस्ट कर रहा हूँ, अपने किसी फ्रेंड की कुछ एक्टिविटी को या अपने किसी दोस्त की कुछ ऐसी चीज़ को पोस्ट कर रहा हूँ जो किसी ना किसी तरीके से उसकी इमेज को, उसके पर्सनली उसको मेंटली और फिजिकली हार्म पहुँचा सकता है। ऐसी चीज़ों को पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो सबसे मेन पार्ट है मेरा इस सोशल मीडिया फ्रॉड्स में, वो था साइबर स्टॉकिंग। उसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। प्रीति नाम की एक लड़की है, वो बहुत ही अपने आप को मान के चलो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और एक पॉपुलर गर्ल थी कॉलेज के अंदर। वो एक तरह से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव थी। एक शी इज़ वेरी एडवेंचरस गर्ल। उसका सपना है कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करना, और क्योंकि वो एक एडवेंचरस गर्ल थी और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमेशा एक्टिव रहती थी, तो वो हर चीज़ पोस्ट भी करती थी। शी ऑलवेज यूजेस द चेक इन फीचर्स ऑफ हर सोशल मीडिया प्रोफाइल टू टैग द प्लेस शी हैज़ बीन टू। कई बार क्या होता है, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग उस जगह को टैग करते हैं कि मैं इस होटल में खाना खा रहा हूँ, मैं इस जू में घूम रहा हूँ, मैं इस कंट्री में हूँ फ़िलहाल, मैं इस फ्लाइट से इस दिल्ली टू बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से वॉशिंगटन जा रहा हूँ। मैं वी आर हैविंग द हैबिट टू टैग द लोकेशन, टू टैग द प्लेस। सेम ऐसी आदत इस बच्ची में भी थी। ये अपने आप को जहाँ भी जाती, क्योंकि एडवेंचरस थी, ये एक अपने एडवेंचरस पार्ट को लेते हुए सही चल रही थी और सिर्फ गलती भी नहीं है। बट हमें ये नहीं पता कि एक पीछे एक ऐसा आदमी छुपा हुआ है जो पूरे टाइम बैठ के प्रीति को स्टॉक कर रहा होता है, उसका पीछा कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही प्रीति को पूरे टाइम स्टॉकिंग करता है। एक दिन क्या होता है, प्रीति डिसाइड करती है कि वो सोलो ट्रैकिंग पे जाएगी। वो सोची कि मैं अकेले एक ट्रैकिंग पे चलती हूँ, और एक्साइटमेंट में उसने ये अपना प्लान, अकेले ट्रैकिंग पे जाने वाला प्लान, सोशल मीडिया में अपडेट भी कर दिया। कहाँ जा रही है, अकेले जा रही है, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में उसने अपडेट कर दी। क्योंकि एक ऋषि उसको स्टॉक कर रहा था, ये एक अटैकर उसको स्टॉक कर रहा था कंटिन्यूसली। उस अटैकर ने जैसे देखा कि प्रीति एक अकेले कहीं घूमने का प्लान बना रही है, तो उसने कोशिश करा, उसने खुद का भी प्लान बनाया कि क्यों ना प्रीति को फॉलो किया जाए। फिर क्या था, ऋषि ने उसी माउंटेन में जिसमें वो ट्रैकिंग करने गई थी वहीं पहुंच गया जहाँ पे प्रीति गई थी, और उसने देखा कि प्रीति को एकदम अकेली है, और उसने उसका पूरा फ़ायदा उठा के उसको मॉलेस्ट कर दिया। सिंस प्रीति द ब्रेव गर्ल, पहले तो प्रीति चिल्लाई, रोने लग गई, हेल्प के लिए चिल्लाई। जैसे वो जोर से हेल्प के लिए चिल्लाई, वैसे ऋषि डर के मारे वहाँ से भाग गया किसी और के आने से पहले। प्रीति ने एक नियर बाई पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे इंस्पेक्टर को सभी घटना के बारे में बताया, और इंस्पेक्टर ने साइबर सेल का यूज़ करते हुए उस अटैकर को ऑनलाइन ट्रैक किया, और उस ऑनलाइन उसकी ट्रैक करने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद प्रीति को एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे और ना समझी में उसकी गलती के कारण आज उसको ये मॉलेस्ट हुई। वी शुड नॉट शेयर all things publicly on the social media, especially for the girls. If they are planning any activity, then they should not share
that activity on the publicly. After coming back from to a home, तो they can have a glimpse of that activity. उस पूरी ग्लिप्स बना करके उस इमेजेस की जो भी उसको जहाँ ट्रिप पे गए थे उसकी इमेजेस बाद में दिखाई जा सकती है. आप बाद में गूगल को टैग करके उस लोकेशन बता सकते हो कि हम यहाँ घूमने गए थे पास्ट बना करके करिए, ना कि पहले से फ्यूचर की चीज आगे से क्रिमिनल को बता दो कि हम कहाँ जाने वाले थे. इससे आप अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ. नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स. एज वी नो डैट सारी बैंकिंग सर्विसेज आजकल ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं. ऑल बैंकिंग सर्विसेज आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बैंक के थ्रू ही अकाउंट स्टेटमेंट निकालनी है. आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए अपने मंथ की, अपने वीक के हिसाब से आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हो. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना है आप ऑनलाइन कर सकते हो. चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना है आप कर सकते हो. डिमांड डीडी बनानी है तो भी आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. इवन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स आर डूइंग ऑनलाइन. सारा पैरामीटर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है. लेकिन क्या ऐसे हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं? तो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के भी फ्रॉडर्स बैठे हुए हैं. और किस किस तरह के फ्रॉडर्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग. पहली कैटेगरी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक. अगर आप डिजिटल पेमेंट किसी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का यूज़ करते हो तो बहुत सोच समझ के इंस्टॉल कीजिए और पहले वेरीफाई कर लीजिए ब्रांच या ब्रांच मैनेजर से या बैंक से कि इट इज़ अ लीगल और रियल ट्रस्टेड मोबाइल ऐप विच इज डिजाइंड बाय द रियल अथॉरिटी. उसके बाद इंस्टॉल करें. दूसरा क्राइम एक्टिविटी जो हो रहा है बैंकिंग फ्रॉड्स में, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू द वीक पासवर्ड. हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं और हम पासवर्ड कैसे डाल देते हैं, बहुत ही वीक. इसलिए बहुत आसान हो जाता है हैकर के लिए हमारे लिए ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड को क्रैक करना. तीसरा होता है आजकल कईयों की आदत होती है कि पासवर्ड याद ना रहने की सबसे बड़ी परेशानी है. और क्योंकि पासवर्ड तो याद नहीं और अकाउंट खुलवा लिए 6-7 बैंकों में, पैसे इतने हो गए हैं कि 6-7 बैंकों में अकाउंट खुलवा लिए. अब 6-7 बैंकों के हर किसी के पिन नंबर याद करना, हर किसी की ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड याद करना, इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो लोग क्या करते हैं, सभी का एक ही पासवर्ड रख देते हैं. ये इतना अच्छा ऑफर देते हैं हैकर्स को कि वो एक अकाउंट को हैक करते हैं तो उनके लिए सारे अकाउंट को हैक करना एक ही बराबर हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द हैकर टू हैक द मल्टीपल अकाउंट व्हेन वी आर यूजिंग द सेम पासवर्ड. बैंकिंग फ्रॉड की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की, तो मैं एक कैटेगरी लेके चलूँगा कि हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू द वीक पासवर्ड. तो बैंक अकाउंट का वीक पासवर्ड से कैसे हैकिंग होती है, एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं. सीमा और रीना करके दो की कन्वर्सेशन में आपको बता रहा हूँ मैं. सीमा ने 1500 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है जो कि एक कमिंग पार्टी है. उस पार्टी के लिए उसने 1500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना था, कंट्रीब्यूशन करने वाली है. रीना कहती है यस मैं आ रही हूँ उस पार्टी में और मैं आपके नेट बैंकिंग के थ्रू उस पासवर्ड अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ. तो सीमा ने कहती है कि एक काम करती हूँ रीना, अगर तुम्हें उसमें पार्टी में आना है और उस पार्टी में कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 1500 रुपये है, तो सीमा एक काम करो, मैं आपके ये काम कर सकती हूँ अपने फ़ोन से. तो सीमा ने रीना का फ़ोन लिया और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू 1500 रुपये सेंड करने का काम शुरू करा. सीमा ने बोला रीना को तुम्हारा पासवर्ड क्या है. तो रीना ने बोला कि तुम्हें पता होगा ये मेरी बर्थ डेट है. इट्स वेरी सिंपल, मैं अपनी बर्थ डेट ही पासवर्ड यूज़ करती हूँ. रमेश करके एक थर्ड पर्सन था जो इन्हें ईवेज ड्रॉपिंग कर रहा था. ईवेज ड्रॉपिंग होता है छुपके से बातें सुनना. उन दोनों, सीमा रीना की सारी बातें रमेश चुपचाप सुन रहा था. जैसे उन सब की बातें हो गई तो रमेश ने पता करा कहीं से कि रीना की डेट ऑफ बर्थ क्या है. और उसके बाद क्या था, उसने हैक कर लिया किसका, रीना का अकाउंट, और उसके अकाउंट में से पैसे चुरा लिए. अकाउंट में से पैसे चुराते रीना भागी भागी गई, पुलिस स्टेशन में गई और
पुलिस स्टेशन में जैसे केस दर्ज किया, अपना एफआईआर की उसने, तो इंस्पेक्टर ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया विद द हेल्प ऑफ साइबर सेल। तो उन्हें पता चला कि रमेश वॉज द कल्प्रिट और रमेश को पकड़ा गया। रमेश ने कन्फेस किया कि हाँ उसने क्राइम किया है, और इसलिए किया है क्योंकि रीना ने पब्लिकली पासवर्ड कहीं ना कहीं बात कर रही थी और मैंने सुन लिया। इसको घटना के बाद रीना को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि उसकी कमी के कारण उसका आज अकाउंट हैक हुआ। अगर उसने अपना इतना कमज़ोर पासवर्ड नहीं बनाया होता और उसको इतनी पासवर्ड जैसी चीज़ को पब्लिकली शेयर नहीं किया होता तो आज उसका अकाउंट सेफ होता। तो इसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल दिया, मेरा जो एम है वो ये है कि आप सभी लोग किसी भी तरीके से आप इस चीज़ों को समझो और ये जानो कि ऑनलाइन सेफ्टी किस तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक साइबर क्राइम्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए, और जहाँ तक है ये मेरे को सारा कंटेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइबर सेल के थ्रू मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था और वहीं से हेल्प लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट for such a beautiful content by which I am able to share this content for the public awareness to those who are getting affected by the hackers and attackers, cyber criminals or frauders. So be safe, be helpful. After the completion of the video, some assignments which should be given to check whether the video content has been clear to you or not. They are the simple assignment questions for you all. Hope you will complete this assignment questions and submit on a proper time. And with basically main concept of this video is to make a good awareness regarding the importance of cyber security. Hope this video will be helpful for each one of you, your parents, your society. Thank you.